हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका पार्ट 6 में। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर 2 है उसको पूरी तरीके से एंड करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5, 4 और बहुत से पार्ट्स हमने पहले कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जल्दी से जाके उन पार्ट्स को देखो। आज इस पार्ट 6 में हम डिफरेंस बिटवीन कर देखने वाले हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स एंड फ्रेडरिक विंसलो टेलर के प्रिंसिपल्स के बीच में। ये पार्ट 6 लास्ट पार्ट होने वाला है और नेक्स्ट हम चैप्टर अगले वीक से या इसी वीक में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए बच्चों, जल्दी से इस चैप्टर को हम एंड कर देते हैं। तो बच्चों, आज इस पार्ट 6 में हम डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल एंड फ्रेडरिक विंसलो टेलर के प्रिंसिपल्स के बीच का डिफरेंस जानने वाले हैं। सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पे एक चार्ट, एक डिफरेंस टेबल दिख जाएगी। उसमें देखो बेसिस ऑफ डिफरेंस है फ्योल का वर्सेस टेलर का। अगर हम देखें बेसिस ऑफ डिफरेंस पर्सपेक्टिव, तो हेनरी फ्योल टॉप लेवल मैनेजमेंट की ज़्यादा फिक्र कर रहे थे और जो टेलर थे वो शॉप फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री, यानी कि जो लोअर मैनेजमेंट मैनेजर्स हैं उनको उनकी एफिशिएंसी बूस्ट करने में वो ज़्यादा काम कर रहे थे। यानी वर्कर की एफिशिएंसी इंप्रूव होने के लिए टेलर ज़्यादा काम कर रहे थे और जो हेनरी फ्योल थे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे थे। सेकंड है यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फ्योल ग्रेटली मानते थे कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए थी, लेकिन जो टेलर है वो ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देते थे कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड है एप्लीकेबिलिटी। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन जो टेलर की एप्लीकेबिलिटी है वो कुछ स्पेशलाइज्ड सिचुएशन के अंदर ही उसकी एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर ही, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर ही उनकी एप्लीकेबिलिटी है। फोर्थ है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस से फॉर्म हुए हैं। जैसे कि जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़े हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस से फॉर्म हुए हैं, लेकिन जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से फॉर्म हुए हैं। क्योंकि जो टेलर हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की ज़्यादा बात करते हैं, है ना, साइंस की ज़्यादा बात करते हैं कि हम कैसे साइंटिफिक एनालिसिस करके वर्क और वर्कर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हेनरी फ्योल का फोकस है वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने का है, लेकिन जो टेलर का फोकस है वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का है। ठीक है। सिक्स्थ था उनकी जो पर्सनालिटी है, हेनरी फ्योल एक प्रैक्टिशनर है एंड टेलर एक साइंटिस्ट थे। ठीक है बच्चों। सेवंथ है एक्सप्रेशन। हेनरी फ्योल ने जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दी थी और टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, उन्होंने जर्नल दिए थे लेकिन इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है बच्चों। और प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे कि फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स थे, टेलर के 4 प्रिंसिपल्स थे। फ्योल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है, टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। जो फ्योल है वो टॉप लेवल मैनेजर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, ये जो वर्कर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। आप एक चीज़ याद रखो कि फ्योल का नाम कहीं पर भी आ जाए ना तो याद रखो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है, एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ठीक है। अब कहीं पर भी टेलर की बात आ जाए तो आप याद रखो कि लोअर लेवल वर्कर्स की ये बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वर्कर्स। ठीक है। साइंस की ये बात करते हैं, साइंस की ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है ना, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है। और ये चाहते हैं कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़े, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। इसके बारे में कौन बात करता है? टेलर बात करता है। एंड फ्योल किसके बारे में बात करते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट
ओवरऑल एफिशिएंसी एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, ये मैनेजर्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, ये वर्कर्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। पिछले जो पार्ट फिफ्थ था उसमें हमने 4 टेक्निक्स पढ़ ली थी, एक टेक्निक रह गई थी जिसको मैं आज आपको कवर करने वाला हूँ। उसका नाम है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन मैंने पहले कुछ पार्ट्स में भी इसको कवर किया है। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो वर्कर है और जो मैनेजर है, वो आपस में एक दूसरे के बारे में सही सोचें, आपस में एक दूसरे के बीच में जो माइंडसेट है, अपना जो माइंडसेट है ना, उसको क्या करें, चेंज करें। वर्कर मैनेजमेंट के बारे में गलत ना सोचे और मैनेजर वर्कर के बारे में गलत ना सोचे। वर्कर ये ना सोचे कि यार मैनेजर हमेशा काम ही काम कराता जाता है, पैसे कुछ बढ़ाता नहीं है, लेकिन मैनेजर ये भी ना सोचे कि यार ये वर्कर कुछ काम करता नहीं है और हमेशा बोलता है कि पैसे पैसे दो। ठीक है, तो डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए। वर्कर को डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहिए, लेकिन मैनेजर का मतलब है मैनेजमेंट को भी जो कि प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता है, जो गेन्स होते हैं उनको भी वर्कर के साथ शेयर करना चाहिए, उनको भी वर्कर्स के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, मेंटल रिवॉल्यूशन एक विन विन सिचुएशन है जिसमें अगर वर्कर मैनेजमेंट के साथ मिलके काम करेगा तो एक ग्रेटर एफिशिएंसी को अचीव कर पाएंगे और दोनों मिलकर हार्मनी में काम कर पाएंगे। सोचो, अगर वर्कर और मैनेजर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी पे कौन ध्यान देगा? आप मुझे बताओ। अगर हमको एफिशिएंसी पे और प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है तो हमको हार्मनी बनाते हुए चलना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि वर्कर का कंडीशन क्या हो सकती है, क्यों वर्कर काम के लिए मना कर रहा है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई प्रॉब्लम है वर्कर को, उससे बात करो, है ना। वर्कर को भी ये सोचना चाहिए कि यार मैनेजर हम पे गुस्सा कर रहा है, कुछ हमको गलत बोल रहा है, तो उसकी भी बात हम सुन ले, हो सकता है कुछ इस पर भी प्रेशर हो आगे से। ठीक है, तो हम उनको सिर्फ एज अ वर्कर या मैनेजमेंट ही ना देखें, लेकिन हम उनको इमोशनली भी समझें, ठीक है, इमोशनली भी हम उनको समझें। ठीक है, जिससे क्या होगा, लीडरशिप बढ़ेगी, लीडरशिप अच्छी होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है ना, वर्कर को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं सर्वेंट हूँ मैनेजमेंट का। ठीक है, उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरा भी पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एंड एक और बात है इसके अंदर है कि जो मैनेजमेंट है उसको एम्पैथी दिखानी चाहिए। ऐसा है कि वर्कर अपने आप को मैनेजमेंट की जगह रहकर सोचे कि उन पर क्या बीत रही है, और मैनेजमेंट अपने आप को वर्कर की जगह रखकर देखे कि उस पर क्या बीत रही है। ठीक है ना, जैसे मान लो कभी कभार बेटे की और फादर की लड़ाई होती है ना, तो फादर क्या बोलते हैं कि जिस दिन तू मेरी उम्र का हो जाएगा ना, जिस दिन तू मेरी एज का हो जाएगा, उस दिन तू अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एम्पैथेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, जिसमें हम उसको बोल रहे हैं कि यार तू जब हमारा जितने एज का हो जाएगा ना, तब तू समझ जाएगा। ठीक है, तो वर्कर को मैनेजमेंट की जगह रहकर सोचना चाहिए और मैनेजमेंट को वर्कर की जगह रहकर सोचना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम पार्ट 6 को एंड कर देते हैं। ये पूरा चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। एक बार अपनी NCERT में से इसको रीड कर लो पूरे चैप्टर को। ठीक है, जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं एक बार उसको देख लो, साथ ही साथ MCQ सीरीज अपनी लाइव चल रही है, उसको जाके अटेंड करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती उन बच्चों को आप भेजो, शेयर करो। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बच्चों कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।